व्हाट इज अप गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होता है और भी कुछ चीज़ें देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि लिमिटेशंस क्या है सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन के, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन की क्या ज़रूरत है और मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन क्या है, दोनों के बीच में मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन में डिफरेंस क्या है। और इनफैक्ट मैंने ये भी बताया था कि वो कैसे काम करता है और ANN क्या होता है, और मैंने ये भी बताया था कि बहुत सी चीज़ें बताई थी। तो आज के इस वीडियो के और फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स को क्यों नहीं यूज़ करते, तो मैं ये इतना ही बता दूं कि ये वीडियो मेरे मशीन डीप लर्निंग के कोर्स का हिस्सा है और ऑलरेडी मशीन लर्निंग का कोर्स पढ़ा हुआ है मेरे चैनल पे, मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन। उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, मैथमेटिक्स और प्रोजेक्ट्स सब करवा रखे हैं। चेकआउट करो अगर नहीं किया तो। और अगर आप देख रहे हो कि ये क्या अचानक से व्हाट इज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क पे बैठ गया, ये सब डीप लर्निंग के बेसिक्स तो सिखाया नहीं। देखो, डीप लर्निंग मैंने ये कोर्स है, ये कोर्स का तीसरा वीडियो है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट वीडियोस को चेकआउट करना, तो आपकी डीप लर्निंग की लर्निंग स्टार्टिंग से होगी। और डीप लर्निंग का एक प्रिक्विजिट है कि आपको मशीन लर्निंग आनी चाहिए। हालांकि मशीन लर्निंग का ही हिस्सा है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही हिस्सा है, पर क्योंकि डीप लर्निंग एक थोड़ा हटके फ्रेमवर्क है और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है, इसलिए उसको अलग ही तौर से देखा जाता है, वरना है तो ये भी मशीन लर्निंग का हिस्सा। इसलिए आपने मशीन लर्निंग का कोर्स मेरा एक्सेस नहीं किया या फिर मशीन लर्निंग नहीं सीखी, तो डीप लर्निंग का आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आएंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क? तो बेसिकली अब ये जो आप लोग देख रहे हो मेरे सामने, ये बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर है। ये चीज़ स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो भी आपको डायग्राम दिख रहा है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, ये वैल्यूज स्टैंडर्ड नहीं है, पहला। और दूसरी बात, जो ये वैल्यूज़ दी गई हैं, ये सिर्फ इस एग्जाम्पल के आधारित पे ये आप लोगों को वैल्यूज़ निकाली गई हैं, वरना ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। अभी आप लोग समझ जाओगे। देखो, ये H0 मेरा यहाँ पे मान लो एक चीज़ ये प्रेडिक्ट करनी है, क्लास है मेरा ये, ठीक है। तो ये GH मैं बता रहा हूँ अभी क्या है। देखो, वेट I, ये रहा वेट, इसको जो वेट दिया गया है, इंटू X जो हमेशा होता है मॉडल चलाते वक्त, X इंटू टाइम, टी टाइम मतलब यहाँ पे 0 है ये, तो 0 प्लस WR, क्योंकि यार यहाँ पे ये एज में वेट दिया गया है, और इंटू H T-1 पे जो H है, क्योंकि टाइम T पे ये अब T-1 हो चुका है क्योंकि आगे बढ़ चुका है, वो आराम से आप कर सकते हो। T हमारा मेन चीज़ है, T यहाँ पर हमारे पास और कुछ नहीं बल्कि 0 है। तो प्लस बायस, ठीक है, H का बायस, इससे हमें ये मिल रहा, ठीक है। और Y के लिए ये इनपुट हो जाता है, तो उस हिसाब से ये है कि वेट Y है ही, इंटू H0। देखो H0 यानी HT, T पे आप 0 रखोगे, 1 रखोगे और 2 रखोगे। T यहाँ पर हमारा और कुछ नहीं बल्कि ID है हमारे इनपुट की, ठीक है। तो प्लस बायस Y, ठीक है, बायस तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और ये GY क्या है, मैंने आपको बताया था एक्टिवेशन फंक्शन नाम की चीज़, तो ये वही है, एक्टिवेशन फंक्शन को यहाँ पे डिनोट किया गया है इस चीज़ से, ठीक है। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या है, बेसिकली वही है, सेम चीज़ है, बस उसी का स्ट्रक्चर है। और ये एक तरीके का बैकवर्ड प्रोपगेशन नेटवर्क है, ये एक बैकवर्ड प्रोपगेशन पे काम करता है, ये भी फीड फॉरवर्ड नहीं है, ये भी बैक प्रोपगेशन पे काम करता है। और अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे अगर मैं अब नेक्स्ट में चलूँ कि ट्रेन कैसे करते हैं न्यूरल नेटवर्क को, तो देखो ये बैक प्रोपगेशन के एल्गोरिदम यूज़ करता है, ये तो मैंने अब आपको बता ही रखा है। और ये हर एक स्टैम्प के लिए एप्लीकेबल है, ये हर एक स्टैम्प के लिए एप्लीकेबल है। सॉरी, पर ये अच्छे से लिख नहीं पाया मैं, क्योंकि माउस को यूज़ करना या फिर यूज़ करना इतना आसान नहीं है लिखने के लिए। बट इट इज़ अप्लाइड फॉर एवरी टाइम स्टैम्प। इट इज़ कॉमनली नोन एज बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम। अब बेसिकली ना, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का बैकलॉग नहीं है,
बल्कि बैक प्रोपगेशन का बैकलॉग है। बैकलॉग से आई डोंट मीन कि आपका जेई की प्रेप कर रहे हो और आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स छोड़ दिए, मतलब या सॉरी चैप्टर्स छोड़ दिए और अब आपका पेंडिंग कोर्स, ये नहीं। बैकलॉग यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि यहाँ पे बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम पे से कवर कर लिया गया है। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क हर एक टाइम स्टैम्प पे, जैसा कि आप सब देख सकते हो, टाइम t-1, टाइम t, ये टाइम को हर एक टाइम स्टैम्प के लिए ये एक चलाता है अपने नेटवर्क को। तो यहाँ पे इसको इस तरह के प्रोपगेशन को बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम कहते हैं। देखो इश्यूज बता देता हूँ बैक प्रोपगेशन से, बैक प्रोपगेशन के होने की वजह से। देखो पहला हमारे पास आ जाता है वैनिशिंग ग्रेडियंट और एक है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। वैनिशिंग ग्रेडियंट और एक एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, ठीक है। तो वैनिशिंग ग्रेडियंट क्या चीज़ है? बहुत ही सिंपल है। आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस को देखा तो आप लोगों के लिए खेल है ये समझना, बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया था कि वेट अपडेट होता रहता है ताकि ये सबसे इंपॉर्टेंट लीड को वेटेज दी जा सके और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास को सबसे ज़्यादा वेट दी जा सके। तो ये वेट्स अपडेट कैसे होते हैं मैंने आपको कहा था, फर्दर वीडियोस में आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि बैक प्रोपगेशन क्या है और ये अपडेट होते कैसे हैं बेसिकली। तो देखो ये जो ई होता है ना हमारा, ई पहले समझ लो आप, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल आउटपुट माइनस मॉडल आउटपुट रेज टू द पावर 2, यानी हमारी स्क्वायर्ड एरर, इसको कहते हैं स्क्वायर्ड एरर। ये एक तरीके का लॉस फंक्शन है। स्क्वायर्ड एरर, मेरे मशीन लर्निंग के कोर्स को एक्सेस कर लो भैया, पता चल जाएगा कि लॉस फंक्शन क्या है, ये स्क्वायर्ड एरर क्या है, कितने टाइप्स होते हैं। स्क्वायर्ड एरर, यहाँ पे मीन स्क्वायर्ड एरर भी हो सकता था। यहाँ पे बहुत 3 तरीके के प्राइमरीली स्क्वायर्ड लॉस फंक्शंस होते हैं प्राइमरीली। तो ये जो है ई, आप ई को कह सकते हो कि आपका ये सिंपली एक एरर है, ये सिंपली एक एरर है। और अब आपको मैं ये बता दूं कि जो हमारी ऑब्वियसली वेट कैसे अपडेट होगा। अगर मैं वेट को अपडेट करने की बात कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली वेट बराबर होगा वेट प्लस चेंज इन वेट के। जो हमारी पुरानी वेट थी और जो हमारे वेट में जो चेंज आया, जैसे अगर हमारा पहले वेट था 2 न्यूरॉन का वेट, ऑफ कोर्स नॉट आवर वेट, और अब हो गया 6, तो इस पुराने वेट में यानी 2 में 6 तो ऐड होगा नहीं, क्या ऐड होगा? 4 ऐड होगा। तो ये 4 क्या है? चेंज इन वेट, 6 माइनस 2, फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट, ठीक है। तो यहाँ पे वेट प्लस चेंज इन वेट इक्वल टू दी अपडेटेड वेट इक्वल्स द अपडेटेड वेट। तो ये अपडेटेड वेट इस इक्वेशन के बराबर है। और चेंज इन वेट क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, एन बता रहा हूँ क्या है। एन बेसिकली एक लर्निंग रेट है, एक कोएफिशिएंट समझ सकते हो आप। और ऑफ कोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर, एरर का रेट ऑफ चेंज, जैसे यहाँ पे हम लोगों के पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। उसी के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर इक्वल टू चेंज इन वेट। और ये कैसे निकलेगा? ऑफ कोर्स अगर आप एक लॉजिक लगाओगे तो आपके पास ये सामने आएगा, आपके पास ये सामने आएगा क्या कि DE अपॉन DW, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर। ये DE क्या है? स्मॉल एरर, स्मॉल चेंज इन एरर है ना, और यहाँ पे स्मॉल चेंज इन वेट। इसको आप डिवाइड करोगे तो ऑफ कोर्स आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी तो ये तो आपको बहुत ही आराम से समझ में आ गया कि ये क्या लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली यही लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले से मैं सारी इंक को मिटा देना चाहूँगा क्योंकि ये फॉर्मूला आप हो सकता है नोट्स बना रहे हो तो आपको थोड़ी सहायक दे दूँ मैं। तो यहाँ पे ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है, ये अभी हो क्या रहा था। तो अब मैं आप लोग को बता दूं कि ये चीज़ अपडेट होती रहेगी, लेकिन ये जो DE बाई DW है जो हमारा ग्रेडियंट है, अच्छा वैसे इसको बता दें, इसको लर्निंग रेट कहते हैं, इस कोएफिशिएंट का नाम है लर्निंग रेट। और DE बाई DW जो कि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर है,
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर को बेसिकली हम लोग इस पार्ट को, जो हमारा DE/DW है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट, नॉट वैनिशिंग ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। ओके, खाली ग्रेडियंट। दिस इज व्हाट ग्रेडियंट इज। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद DE/DW जो हमारा ग्रेडियंट है, अगर वो 1 से बहुत बहुत छोटा होगा तो आप खुद लॉजिक लगाना। ठीक है, हालांकि यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने बना रखा है, लेकिन थोड़ा सा आप खुद लॉजिक लगाओ। अगर ये 0, अगर ये 0.1 भी होता है ना, और ये कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, तब भी कोई ऑब्वियसली लर्निंग रेट मैंने आपको अपने मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल्स में बता रखा है, कोर्स में बता रखा है, अपने लॉस फंक्शन वाले वीडियो के अंदर और ग्रेडियंट डिसेंट वाले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बता रखा है कि लर्निंग रेट को बहुत ही कम रखा जाता है, जनरली 0.00001, जनरली इससे भी कम ही, 0.1, नॉट दिस, ये एक्स्ट्रा 0 हो जाता है, जनरली 0.01 ही होता है। तो बहुत ज़्यादा वेट में चेंज नहीं आने वाला है, वेट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला, और बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है, यानी नेग्लिजिबल होने वाला है चेंज इन वेट। और जब चेंज इन वेट नेग्लिजिबल होगा तो यार ओरिजिनल वेट में ऐड होके भी ये वेट कोई खास अपडेट नहीं लेगा, और फिर इसको लगेगा टाइम, और ये एफिशिएंट नहीं होगा, और धीरे धीरे करके, और लगभग ये ग्रेडियंट की वैल्यू नल रहेगी, और इसीलिए हमारा ग्रेडियंट वैनिश हो जाएगा लगभग। तो वैनिश की ग्रेडियंट नाम की तो यहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं है, ये एक्ट ही नहीं प्ले करेगी, इसलिए इसको बोलते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट। तो बेसिकली अगर मैं इस बात की समरी करूँ यहाँ पे, तो बैक प्रोपगेशन में मैंने आपको बता रखा वेट अपडेट होता है। कैसे वेट अपडेट होते हैं? जो हमारा एरर है बेसिकली वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर ही हमारा चेंज इन वेट होता है, और यहाँ पे वो चेंज इन वेट ऐड होता है हमारे प्रीवियस वेट में, ताकि वो अपडेट कर सके। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर ऑब्वियसली एरर निकाल के होगा, और एरर हमारे यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट माइनस मॉडल आउटपुट रेज़ टू द पावर 2 यानी स्क्वायर्ड एरर है। और ऑब्वियसली चेंज ऑफ वेट जब बहुत बहुत कम होगा 1 से, तो हमारा जो वेट होगा वो ऑब्वियसली बहुत बहुत कम होगा। तो बेसिकली दिस इज ओनली वैनिशिंग ग्रेडियंट। ओके, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट जस्ट अपोजिट है वैनिशिंग ग्रेडियंट के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये सब चीज़ आपको पता ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा ग्रेडियंट है, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी ग्रेडियंट रहेगा, इस केस में बहुत 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 बड़ा होता है 1 से। तो देखो यहाँ पे अगर ये 4 हो जाता है और फिर ये लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई होता है, तो हमारा चेंज इन वेट कुछ चांसेस हैं कि हमारे ओरिजिनल वेट से भी ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा हो जाए, कुछ कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो ही जाता है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट के केस में। तो यहाँ पे हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा वेट ओवर वेट हो जाए। आप थोड़ा अपने एनालॉजी के हिसाब से सोचना, वेट ओवर वेट हो जाए, यानी हमारा चेंज इन वेट, कम से कम वेट में जो चेंज हो रहा है वो हमारे ओरिजिनल वेट से बड़ा हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रेडियंट एक्सप्लोड कर जा रहा है, फट जा रहा है। So that is why it is called exploding gradient, and that's all, and that's everything is same। वेट में अपडेट कैसे होता है, सेम पैटर्न से होता है, बस वैल्यू अलग है यहाँ पे कि DE/DW बहुत बहुत बड़ा है 1 से, और इस हिसाब से चेंज इन वेट बहुत बहुत बड़ा हो जाता है 1 से, और वेट हमारा बहुत 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 बड़ा हो जाता है 1 से, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, और हम लोगों ने सीखा कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। हम लोगों ने ये भी सीखा कि न्यूरल नेटवर्क ट्रेन जो होता है वो बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम की मदद से होता है। हमारे वैनिशिंग ग्रेडियंट में ग्रेडियंट लगभग वैनिश हो जाती हैं, और यार एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट के अंदर की तो क्या नहीं क्या, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट के अंदर ग्रेडियंट 1 से बहुत बहुत बड़ा हो जाता है हमारा, इसलिए चेंज इन वेट बहुत बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए वेट हमारा 1 से बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू a change in error which is more and which should be less। so यहाँ पे guys आज के इस वीडियो के लिए इतना ही guys। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।